हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के कुछ फंडामेंटल रूल्स बताऊंगी। फंडामेंटल्स क्या क्या हैं, किन बातों का होना पार्टनरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कुछ पार्टनर्स होंगे और वे मिलजुल कर एक बिजनेस शुरू करेंगे। तो पार्टनरशिप से संबंधित अकाउंटिंग को करने से पूर्व हमें इन बातों की जानकारी बहुत आवश्यक है, जो मैं आज आपको देने वाली हूँ। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का अर्थ क्या है? अ पार्टनरशिप फर्म इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स टू कैरी ऑन अ लीगल बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट और लॉसेस। एक पार्टनरशिप फर्म है क्या? साझेदारी फर्म एक ऐसा फर्म है, एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक बिजनेस करेंगे और वो बिजनेस लीगल अर्थात वैध होना चाहिए, उस पर कोई सरकारी रुकावट नहीं होनी चाहिए और वो बिज़नेस गलत बिज़नेस नहीं होना चाहिए। एंड शेयर इट्स प्रॉफिट और लॉसेस, और जितने भी इस बिज़नेस के करने के उपरांत प्रॉफिट या लॉस होगा, लाभ या हानि होगी, वे पार्टनर्स अपने रेशियो जो भी उन्होंने सोच के रखा है, जिस रेशियो में बांटने के लिए, जिस अनुपात में बांटने के लिए, तो वे उसको बांट लेंगे। The persons who join hands together to do a business are individually known as partners and collectively a firm. जो भी लोग इस बिज़नेस को शुरू करेंगे वे पार्टनर्स कहलाएंगे। जो भी बिज़नेस शुरू किया जाएगा, जिस बिज़नेस को शुरू किया जाएगा, उसे फर्म का नाम दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के सेक्शन 4 के अनुसार जो पार्टनरशिप के बारे में लिखा गया है वो इस तरह से है। द टर्म पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। ये जो टर्म है पार्टनरशिप, ये है क्या? ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच का संबंध को बताता है। हु हैव अग्रीड, जो सहमत हैं, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन, जो भी बिजनेस चलाया जा रहा है उसमें जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको भी वो लेने के लिए तैयार हैं। कौन लेने के लिए तैयार है? जो पार्टनर्स हैं, जिन्होंने फर्म की शुरुआत की है, वे आपस में प्रॉफिट को बांटेंगे। अच्छा, बिजनेस की देखभाल कौन करेगा? बिजनेस की देखभाल, बिजनेस को चलाएगा या तो सभी पार्टनर्स चलाएंगे या फिर उनमें से जिनको तय किया जाएगा कि हाँ भाई आप चलाइए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनकर आप, हमारा प्रतिनिधि बनकर आप चलाइए। ठीक है, तो सबके बदले में कोई एक दो जो भी है चलाएंगे बिजनेस को, और बाकी जो है जितने भी हैं पार्टनर्स अपने शेयर के हिसाब से अपना लाभ या हानि को लेंगे। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा गया है और इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करेंगे आप, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आएंगे आपके टर्म एग्ज़ाम में उसमें अवश्य ही पूछे जाएंगे कि भारतीय साझेदारी अधिनियम किस अधिनियम में साझेदारी का उल्लेख है, साझेदारी के नियमों का उल्लेख है। तो आपको 1932 याद करना होगा। 1932 सेक्शन 4, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, जो मुख्य तत्व हैं पार्टनरशिप, साझेदारी के मुख्य तत्व का मतलब होता है पार्टनरशिप में किन किन बातों का होना ज़रूरी है। एटलीस्ट टू पर्सन्स, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना ज़रूरी है पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा वो दो या दो से अधिक लोगों के बीच बनेगा। एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। यहाँ हम ज़रूरी बोलेंगे पर अनिवार्य नहीं बोलेंगे। एग्रीमेंट का होना आवश्यक है पर अनिवार्य नहीं है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप बन रहा है कि साझेदारी एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का बनना अनिवार्य है या आवश्यक है। इन दोनों में अंतर समझिए। आवश्यक ऐसी होती है कि उसको आप ना करने से भी चल सकता है, पर अनिवार्य वर्ड जब होता है तो उसका मतलब है उसको तैयार करना लीगली ज़रूरी है। तो यहाँ ये लीगली ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें हम आवश्यक वर्ड का यूज़ करते हैं। दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, ये मौखिक भी हो सकता है और लिखित रूप में भी हो सकता है। लीगल बिजनेस, एक वैध बिजनेस, मैंने पहले ही कहा
कि एक वैध बिजनेस का होना ज़रूरी है। अगर वैध बिजनेस नहीं है, अगर किसी दूसरे काम के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में जुड़े हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म नहीं कहेंगे। अगर जब तक उन्होंने किसी बिजनेस को, किसी व्यवसाय को नहीं शुरू किया है, तो इसको हम कभी भी पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। और इसमें एक वर्ड और जुड़ा है, लीगल। लीगल का, वैध का मतलब है वैलिड, जो वैलिड हो, गवर्नमेंट के तरफ से जो वैध हो, जो गलत बिजनेस करार जिसको नहीं दिया गया हो। प्रॉफिट शेयरिंग, द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द बिजनेस इन द पर्टिकुलर रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग इस तरह से होना चाहिए कि किसी भी कार्य के दौरान, किसी भी सत्र के दौरान जो भी आपका आएगा, उसमें उन लोगों के बीच कुछ मुटाव, मन मुटाव नहीं हो जाए। और इस मन मुटाव से बचने के कारण, अपने संबंध को खराब करने से बचाने के लिए एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का तय होना बहुत ज़रूरी है, जो कि स्टार्टिंग में ही किया जाना चाहिए कि हाँ भाई, हम लोगों ने बिज़नेस शुरू किया है, तो आप कितना अनुपात में प्रॉफिट लोगे या लॉस को सहोगे और हम कितना लेंगे। इस बात को तय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और वो बिज़नेस को शुरू करने से पहले ही तय किया जाना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी, देयर शुड बी अ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप among the partners. Mutual agency relationship means that each partner is both an agent and the principal. मतलब जितने भी पार्टनर्स, यहाँ म्यूचुअल एजेंसी का होना जरूरी है। सभी पार्टनर्स जो है वो एक तरह से एजेंट का भी काम करेंगे और प्रिंसिपल का भी काम करेंगे। मतलब सभी मालिक है और सभी एजेंट है। सभी पार्टनरशिप फर्म के लिए काम भी करेंगे और सभी अपना अपना मालिकाना हक भी जताएंगे। Each partner is an in the sense that he can bind the other partners by his act done. जितने भी वो काम करेंगे उसी हिसाब से वो पार्टनरशिप फर्म में जुड़ा रहेगा, कोई भी पार्टनर हो। म्यूचुअल एजेंसी होगा, अर्थात वो एजेंट बन के भी काम करेगा और वो मालिक बन के भी काम करेगा फर्म में। Number of partners, the minimum limit of the partners in a firm is 2 and maximum number of partners in a banking firm should be 10 and in the other firm should be 20. इसको आप अंडरलाइन करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पूरा नोट्स उतारेंगे जब, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना है, तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 है, और मैक्सिमम कितना है, तो बैंकिंग फर्म में 10 है, और बैंक के अलावा जितने भी पार्टनरशिप फर्म है उसमें 20 लोग आपस में जुड़े रहेंगे, तो इसे पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। अगर 20 से ज़्यादा हो जाते हैं, अगर 20 से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो उसको हम फिर कंपनी का नाम दे देते हैं, वो पार्टनरशिप फर्म नहीं रह जाता। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा बिल्कुल। अच्छा, पार्टनरशिप डीड क्या है, आप इस बात को समझिए। पार्टनरशिप डीड एक संविदा है। पार्टनरशिप फर्म बिजनेस को शुरुआत करने से पहले एक लिखित रूप में नियम और कुछ बातों का उसमें उल्लेख होता है, और जिस पर सभी पार्टनर्स के हस्ताक्षर, साइन रहते हैं, ताकि भविष्य में किसी भी बात पर अगर मन मुटाव हो तो इस डीड को प्रस्तुत करके उस मन मुटाव को सॉल्व किया जा सके, उसका समाधान किया जा सके। तो इस पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों का उल्लेख होता है? पहले तो नेम ऑफ द फर्म होता है, फर्म का नाम, सबका एड्रेस, पार्टनर्स का एड्रेस, नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, किस तरह का बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं और कहाँ शुरू कर रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब तक चलेगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस डेट से किस डेट तक का कमेंसमेंट रहेगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, जितना कैपिटल हर पार्टनर्स ने लगाया होगा बिजनेस में, रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड, एक रेशियो होगा जिस आधार पर, जिस अनुपात में लाभ और हानि को बांटा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड ड्राइंग, अगर कोई पार्टनर कैपिटल लगा रहा है, या फिर ड्राइंग का मतलब आप लोगों को समझाया जा चुका है। फर्म से जब भी कोई पैसा, पार्टनर्स अपने पर्सनल कैपिटल से पैसा निकाल लेता है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, तो उस पर भी उसे कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो कितना देगा इस बात का भी उल्लेख उसमें रहता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर को बीचों बीच, फिनेंशियल ईयर के बीचों बीच पैसे की ज़रूरत होती है, कुछ अमाउंट की ज़रूरत होती है, तो वो अपने फर्म से पैसा निकालता है लोन के रूप में, तो उस लोन के बदले में भी वो इंटरेस्ट कितना देगा इस बात का उल्लेख होगा। अगर कोई पार्टनर
काम कर रहा है साझेदारी फर्म के लिए तो उसे कितना सैलरी या कमीशन दिया जाएगा या नहीं भी दिया जाएगा, इन सारी बातों का उल्लेख रहेगा। किस हिसाब से गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अगर पार्टनरशिप भंग होता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन मैंने दोबारा स्थापित होता है तो गुडविल का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा। गुडविल का मतलब ख्याति होता है जिसके बारे में मैंने क्लास 11 में आपको बताया था। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर, किस तरह से रिटायरमेंट होगा, डेथ ऑफ पार्टनर के बाद किस तरह से सेटलमेंट किया जाएगा। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन मतलब फर्म का ख़त्म हो जाना, समापन हो जाना, तो जब समाप्त हो जाएगा तब किस तरह से ट्रीटमेंट, किस तरह से किस मोड से हम सेटलमेंट करेंगे, इन सारी बातों का उल्लेख होगा। ठीक है, धन्यवाद। आप आज इन सब नोट्स को तैयार कर लें और जितने भी इसमें मुख्य बिंदुओं को मैंने कहा है उसको अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।